या 5 साल पहले अपने कुछ निकटतम सहकर्मियों के आग्रह पर मैं आत्मकथा लिखने को तैयार हुआ। मैंने शुरुआत की, लेकिन पहला पन्ना ही लिखा था कि बंबई में दंगे भड़क उठे और आत्मकथा का काम रोकना पड़ा, जिसके पश्चात एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके चलते मुझे अंततः यरवड़ा कारागार में कैद हुई। मेरे साथ वहां कैद जयराम दास ने मुझसे कहा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आत्मकथा समाप्त करूं। मैंने उन्हें जवाब दिया, अपने अध्ययन के कार्यक्रम का ढांचा मैंने पहले ही तैयार कर लिया है और इस कार्य के समापन तक मैं कुछ और करने की सोच भी नहीं सकता। मैंने यदि यरवड़ा में अपनी सजा की पूरी अवधि काटी होती तो आत्मकथा जरूर समाप्त कर ली होती, लेकिन कार्य के समाप्त होने में 1 साल का समय बचा था कि मुझे रिहा कर दिया गया। स्वामी आनंद ने मुझे दोबारा आत्मकथा लिखने के लिए कहा और चूंकि मैं दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास लिखकर खत्म कर चुका था, इसलिए मैं भी नवजीवन के लिए आत्मकथा लिखे जाने को लेकर उत्सुक हो गया। स्वामी चाहते थे कि मैं प्रकाशन के लिए अलग से किताब लिखूं, लेकिन मेरे पास खाली समय नहीं था। मैं हफ्ते दर हफ्ते एक अध्याय लिख सकता था। नवजीवन के लिए हर हफ्ते कुछ लिखा जाना था, तो फिर वो आत्मकथा क्यों नहीं हो सकती थी। स्वामी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मैं यहाँ कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, पर भगवान से डरने वाले मेरे एक मित्र के मन में कुछ शंका थी, जो उसने मुझसे मेरे मौन व्रत वाले दिन बांटी। उसने पूछा कि किस बात ने मुझे इस साहसिक कार्य की ओर अग्रसर किया। आत्मकथा लिखे जाने का प्रचलन पश्चिम देशों की खासियत है। मैं पूर्व में किसी को नहीं जानता जिसने आत्मकथा लिखी हो, उन लोगों के अलावा जो कि पश्चिम के प्रभाव में आए हो। और आप क्या लिखेंगे? जैसे कि आप उन चीजों को नकार दें जिन्हें आज आप सिद्धांत मानते हैं, या फिर आप आज की अपनी योजनाओं को भविष्य में संशोधित करें। क्या ये संभावित नहीं कि तब आपके बोले या लिखे शब्द के आधार पर अपना व्यवहार बनाने वाले लोग गलत रास्ते पर चले जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि अभी किसी भी सूरत में ये बेहतर होगा कि आत्मकथा जैसी कोई भी चीज न लिखी जाए? इस चर्चा का मुझ पर कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन मेरा उद्देश्य असली आत्मकथा लिखने का नहीं था। मैं सिर्फ सत्य के लिए किए गए अपने अनेक प्रयोगों की कहानी बताना चाहता था, और चूंकि मेरा जीवन उन प्रयोगों के अलावा कुछ और नहीं है, इसलिए ये सत्य है कि मेरी ये कहानी आत्मकथा का रूप ले लेगी। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसका हर पृष्ठ केवल मेरे प्रयोगों के बारे में बताए। मैं मानता हूँ या किसी भी स्तर पर विश्वास से अपने आप को खुश करता हूँ कि सारे प्रयोगों से संबंधित घटनाओं से पाठकों को लाभ होगा। राजनीति के क्षेत्र में किए गए मेरे प्रयोग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि काफी हद तक सभ्य संसार को भी पता चल चुके हैं। मेरे लिए वो अधिक महत्व नहीं रखते, इसलिए महात्मा की जो उपाधि उन्होंने मुझे दी है वो और भी कम महत्व रखती है। कई बार इस उपाधि ने मुझे कष्ट दिया है और मुझे एक भी ऐसा क्षण याद नहीं आता जब मुझे इससे प्रसन्नता हुई हो। लेकिन मैं निश्चित तौर पर अध्यात्म के क्षेत्र में किए गए अपने उन प्रयोगों के बारे में बताना चाहूंगा जो केवल मेरी जानकारी में है और जिनसे मुझे वो शक्ति मिली जिनसे मैं राजनीति के क्षेत्र में काम कर पाया। अगर प्रयोग वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक है तो वहां आत्म प्रशंसा की कोई जगह नहीं होती। वो मेरी विनम्रता को केवल बढ़ा सकती है। मैं जितना अतीत में देखता और बताता जाता हूँ, उतनी ही मेरी सीमाएं स्पष्ट दिखती जाती हैं।